नमस्कार, मैं हूं सुरभि मिश्रा और आज मैं आपके साथ जनता-री-वाद जन संवाद में हूं। मेरे साथ हैं राजस्थान के वरिष्ठ नेता जिन्हें बीजेपी की आइडियोलॉजी की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, श्री गुलाब चंद कटारिया साहब। आज मैं उनके साथ जनता-री-वाद जन संवाद में उनसे बात करूंगी, जनता के प्रश्न उन तक रखूंगी। नमस्कार गुलाब जी। नमस्कार। गुलाब जी, कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने में कामयाब रही है, लेकिन केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जिनका लोगों ने जिन योजनाओं को बहुत सराहा है। जब आप जनता में जाते हैं तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनकी सबसे ज़्यादा प्रशंसा होती है? क्या कि कुछ दिन पहले ही राजस्थान में सरकार परिवर्तन जरूर हुई, लेकिन जैसे ही लोकसभा के चुनाव आए तो जनता ने वापस नरेंद्र मोदी की सरकार को 25 में से 25 सीटें दी। उसका कारण था, उस पिछले कार्यकाल में उन्होंने लोकसभा में प्रवेश करते कहा मेरी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार रहेगी। और उन्होंने जो काम लिया था, ये जनधन के खाते जो 34 करोड़ खुले, इनके कारण से उस गरीब का सारा पैसा आज सीधा उसके खाते में जाता है। पहले इसमें से कट लग जाता था, उसके पास पहुंचता नहीं था। इसी तरह से आपने देखा होगा कि दीनदयाल ज्योति के द्वारा मेरे उस ट्राइबल एरिया में पहाड़ी के ऊपर भी बिजली का लट्टू उसने ज़िंदगी में पहली बार देखा, जिसका उसको कभी अनुभव नहीं होता था। मेरे यहाँ ट्राइबल तो हमेशा कच्चे झोंपड़े में ज़िंदगी गुजारते थे, लेकिन उनको पक्के मकान, और राजस्थान में ही 15 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृत होकर के 8 लाख मकान बन करके लोगों को मिल चुका है। तो आपने देखा होगा कि ये जो उज्ज्वला योजना है, हमारे यहाँ गैस का चूल्हा ज़िंदगी में लिखा ही नहीं था। पहली बार उस गरीब को गैस का चूल्हा जलाने का जो मौका मिला, राजस्थान में 63 लाख महीनों को गैस का चूल्हा मिलना, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि की तरह से थी। तो वास्तव में क्या है कि और पिछली बार जिस प्रकार से कश्मीर में आए दिन हमारे आतंकवादियों के हाथ में हमारे सैनिक जो है वो मौत के घाट उतर शहीद होते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के आने के बाद एक जरूर उन्होंने 8 पर हमला करके मारा, लेकिन ठेठ उनकी बाउंड्री में घुस करके जो सर्जिकल स्ट्राइक का जो धमाका किया, उससे देश की जनता को लगा कि यार ये वास्तव में मुकाबला देश की सुरक्षा कर सकता है। फिर उसके बाद आपने देखा एक के बाद एक इस प्रकार की घटनाएं घटी। एक देश एक टैक्स बनाएगा, ये कोई सोच नहीं सकता था। उसके कारण से जो एक तरह से लाल फीताशाही थी वो समाप्त हुई, टैक्स का जो कलेक्शन था वो बढ़ा, टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बढ़ी, और लोगों को पहली बार समझने में थोड़ा सा दिक्कत जरूर आई, लेकिन धीरे धीरे इन सब चुंगलों से बाहर निकला। तो उसके कारण से देश को लगा कि वास्तव में, और भ्रष्टाचार समाप्त होना तो राजनीति में असंभव था। मैं भी 40 साल से हूँ, चाहे सरकारें हमारी रही किसी की रही, पर किसी न किसी पर दाग लग जाता। लेकिन ये 5 साल ऐसा कार्यकाल निकला, और ये 6ठा साल की देश के केंद्र में किसी भी मंत्री पर, किसी भी सरकार पर एक काला धब्बा नहीं लगना, ये देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि राजनीति वो शुद्धता की ओर जा रही। इसके पहले कांग्रेस में एक एक स्कैंडल इस तरह से खुले कि जनता ये सोचने लगी कि राजनीतिक कर क्या रहा है। कोई घास खा रहा है, कोई टेलीफोन के तार खा रहा है, कोई महाराष्ट्र में मकान खा गया, कोई जो है खेल का सामान खा गया। तो एक तरह से जो राजनीति का गिरावट थी उसमें एकदम सुधार हुआ। जिस क्षेत्र से आते हैं गुलाब जी, वहाँ पे अनुसूचित जनजाति के लोग काफ़ी हैं, ट्राइबल एरिया जिसे हम लोग कहते हैं, आदिवासी वनवासी लोग हैं। केंद्र की ऐसी क्या योजनाएं हैं जिनका लाभ ये लोग अच्छे से उठा पाए हैं और जिन्होंने इनकी मदद की है देश को आगे बढ़ाने में? देखो क्या है कि सच में ये जो स्वच्छता अभियान चला, जिस स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में शौचालय बना, हमारे इस ट्राइबल एरिया में लोगों ने 60-70 साल में कभी शौचालय बनेगा ये समझ नहीं, उसको सड़क पे ही जाना, पहाड़ में ही जाना है। तो उसकी माँ बहन की इज्जत की रक्षा के लिए देश का पहला ऐसा व्यक्ति आया जिसने गरीबी भुगती, उसने इस पीड़ा को समझा और उस माँ बहन की इज्जत के लिए राजस्थान में 72 लाख शौचालय बना करके राजस्थान को एक तरह से इस बीमारी से मुक्त करके एक बनाया है। इसी तरह से मेरे इस ट्राइबल एरिया में ये जो प्रधानमंत्री आवास है, पहले भी बनते थे इंदिरा आवास, लेकिन वो जंगल में बनते थे और टूट जाते थे, कोई वहाँ रहता नहीं, क्यों न पानी होता था कुछ नहीं। अब कहा कि नहीं, तुम्हारे खाते में पैसे डाल रहा हूँ, तो मेहनत करके अच्छा मकान बनाओ। तो आज बहुत अच्छे पक्का मकान में जो है वो रह रहा है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना जो अटल जी ने शुरू की थी और देश के इन प्रधानमंत्री जब पहुँचाई, तो मेरे उस ट्राइबल एरिया की पहाड़ी पर जो डामर की सड़क चढ़ी
उसके कारण से भी उसको लगता है। ट्राइबल एरिया में पहली बार कोई मेडिकल कॉलेज खुल सकता है, ये पहली बार देखा लोगों ने। तो डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज है, ट्राइबल में पहली बांसवाड़ा में यूनिवर्सिटी बन सकती है, गोविंद गुरु के नाम से ये बन सकती है। तो वास्तव में जिस प्रकार से उस क्षेत्र में, और फिर आपने देखा होगा कि नरेगा के माध्यम से जिस प्रकार से कामों से जोड़ा है और उसको रोजगार मिल रहा है, उसके कारण से भी वो छोटे छोटे किसान हैं, उसके खाते में 2000 रुपया हर 4 महीने में जा रहा है। तो उसके कारण से भी उसको एक बहुत बड़ा फायदा। सबसे बड़ा जो लाभ मैं सोचता हूँ वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र योजना के कारण से उस गरीब के हक का पैसा उस गरीब को मिल रहा है। हाँ, मतलब हमने भी ये सुना कि हम तो शहर में आते हैं, जब हम गांव में जाते हैं तो आजकल ये लोग कहते हैं कि साहब हमको किसी लाइन में लग के अपने लिए कोई चीज़ लेनी नहीं पड़ती है, हमारे हक का है, हम बैंक में जाते हैं और उसे यूज़ कर लेते हैं। सब्सिडी हो गई या सारी चीज़ें इनको डायरेक्ट मिल रही है। तो ये आप कहते हैं ये सबसे बड़ा बेनिफिट है इस सरकार का जो ट्राइबल्स तक पहुँचा है। गरीब को बैंक का दरवाज़ा कैसा होता है और अंदर क्या होता है वो जानता ही नहीं था, उसके भाग्य में उस बैंक के अंदर जाना लिखा ही नहीं था। लेकिन वो पहली बार बैंक में जा रहा है, बैंक में जा कर के उसके खाते में पैसा आ रहा है, जब उसको ज़रूरत हो तब उसको खर्च करें। और पहले जो लोग है ना 85% लोग जो है ना रास्ते में उसको खा जाते थे, वो सारा का सारा बेनिफिट उसको मिल रहा है। तो उससे लगा कि आप देखो फॉरेस्ट में जो काम हो रहे हैं उसके कारण से भी उसको जुड़ा हुआ, खेती में सुधार हुआ उसके कारण से मिला। अभी आपने देखा होगा कि ये जो किसान सम्मान निधि का जो प्रयोग हुआ उसके कारण से उसके खाते में पैसे जा रहे हैं उसको। तो किसान और मेरे उस ट्राइबल एरिया के लोगों को लगा कि पहली बार कोई ऐसी सरकार है जो हमारे हक को हमारे तक पहुंचा रही है। गुलाब जी, केंद्र की कई ऐसी योजनाएं हैं जो राज्य सरकार यूज़ कर रही है, इस्तेमाल कर रही है, उनका लाभ ले रही है, लेकिन फिर भी वह ये कहती है कि नहीं हमें कोई सहायता नहीं मिली है। तो ऐसी कौन सी योजनाएं हैं या आपको क्या लगता है कि ऐसी योजनाएं हैं जिनका वो बेनिफिट ले रहे हैं और बता नहीं रहे हैं? वो क्या है कि सरकार को मिल तो सब रहा है, लेकिन ये बहस पे नहीं आ रहा। मैं चाह रहा हूँ कि जीएसटी जब से बन जाने के बाद आपको जितना टैक्स पहले मिलता था राजस्थान को, जो केंद्र से शेयर मिलता था उससे कितना अधिक मिलता है। अभी भी आपने देखा होगा अप्रैल महीने में केंद्र सरकार ने जीएसटी का 46,000 करोड़ रुपया डाला, राजस्थान का शेयर राजस्थान के पास पहुंचा। मई के महीने में जो डिफरेंस था 12,000 करोड़ का, वो भी इनके खाते में डाल दिया। कोविड के इस बीमारी के कारण से 1800 करोड़ रुपया सीधा राजस्थान के खाते में डाला ताकि आप इसको खर्च करो। 2700 करोड़ से भी अधिक पैसा इनको जो माइनिंग का पैसा है उसका कोविड में खर्च करने का इनको अधिकार दे दिया है ना। ये किसान की जो फसल खराबे का जो आपदा का पैसा है वो 740 करोड़ रुपया इनको मिला है। इसी तरह से हमारे यहाँ भी लगभग 1,56,00,000 महिलाओं को लगातार 2 महीने से 500 रुपया उनके खाते में जा रहा है। अभी आज कल ही जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मैं 9 करोड़ हिंदुस्तान के किसानों के खातों में 2-2 हज़ार रुपया डाल चुका हूँ। और जो प्रवासी हमारे यहाँ आए हैं उनके लिए भी भोजन की व्यवस्था करी है। तो लगभग 3 महीने से राजस्थान के प्रत्येक व्यक्ति को जो राशन का फ्री पैसा, ये जो राजस्थान सरकार बोल रही ना उसका एक पैसा भी नहीं है, सारा पैसा केंद्र सरकार का है। और 9 लाख मैट्रिक टन राजस्थान को अनाज दिया है मुफ्त बांटने के लिए। और कल की घोषणा से तो वास्तव में उस गरीब के लिए बहुत बड़ा वरदान हो गया कि उसको नवंबर 30 तक लगातार ये मुफ्त अनाज प्रति व्यक्ति 5 किलो उससे मिलेगा। तो मैं सोचता हूँ कि उसको ये मिला। दूसरा, जो लोग बाहर से आए हैं उनको भी नरेगा से जोड़ करके काम मिल रहा है, तो एक तरह से उसको रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है। ये राजस्थान की सरकार बार बार ये कहती है कि पक्षपात हो रहा है उनके साथ, केंद्र की सरकार सहायता नहीं देती है। महामारी के समय भी ये कहा गया कि हमें से केंद्र से कोई मदद नहीं मिली है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखो, कोई पक्षपात नहीं है। वास्तव में क्या है कि ये अपनी जेब का पैसा तो खर्च करना चाहते नहीं। इन्होंने एक सुझाव दिया था कि जो हमारी जीडीपी है उसका 3% हम लोन ले सकते हैं। अभी हम कोरोना के संकट में, इसलिए आप जीडीपी को 5% तक हमको लोन लेने की स्वीकृति दो। मैं सोचता हूँ प्रधानमंत्री जी ने अभी जो 20 लाख करोड़ की जो घोषणा की थी उस समय उनकी, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री की बात को मान करके ही उन्होंने जीडीपी को 5% तक कर दिया ताकि आप लोन लेकर के काम कर सको। पहले हमें राजस्थान में हर महीने ज़्यादा से ज़्यादा ओवरड्राफ्ट लेने की सीमा 14 दिन की थी, उसको बढ़ा करके 21 दिन कर दी। पहले 3 महीने में 90 दिन में हमको 50 दिन ओवरड्राफ्ट ले सकते थे।
अब उन्होंने उसको 70 दिन का ओवरड्राफ्ट लेने का लिए कर दिया। एक तरह से सरकार को जो जो सुविधाएं उन्होंने मांगी, उन्होंने कहा हम प्रवासी लोगों को लाना चाहते हैं। सबसे पहले मांग उठाई राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, तो उन्होंने उसके लिए कहा कि आप जितनी ट्रेन ले जाना चाहो हम आपको ट्रेन उपलब्ध करा रहे हैं। अब उस ट्रेनों में भी मांग करने के लिए 12.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन तो करा दिया, लेकिन उसके बाद जब लाने का आया तो राजस्थान सबसे फिसड्डी निकल गया। राजस्थान केवल 1.5 लाख लोगों को लेकर के आया, जबकि कई राज्य 6-8 लाख 10 लाख लोगों को लेके गए। फिर ये कहता था कि जो बाई रोड कहीं पैदल चलता हो दिखेगा एसडीओ के खिलाफ कार्रवाई करूँगा, लेकिन जो भी टीवी में हमने देखा उसमें से 80% पिक्चर राजस्थान के पैदल जाने वाले लोगों को, बच्चे को गोद में लेकर सर के ऊपर गठरा लेकर के चलते हुए लोगों का दूर दृश्य देखा। तो हमने देखा इसने एक भी कार्रवाई की हो किसी एसडीओ के खिलाफ, तब तो ये समझ में आ सकता है कि जो बात ये कहता है वो वास्तव में पालन करता है, ये केवल कहने के लिए कुछ कहता है। केंद्र सरकार ने न राजस्थान के साथ न किसी राज्य के साथ भेद किया। यहाँ की हमारे मुख्यमंत्री के उनके कुछ अच्छे कामों का प्रधानमंत्री जी ने उनकी तारीफ की, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हर बात को राजनीतिक दृष्टि से फेंक करके और दूर हट जाता है, करता कुछ नहीं। गुलाब जी, कांग्रेस ने सरकार राजस्थान में बनाई, लेकिन संख्या बल में हम लोग बीजेपी काफ़ी है सदन में, तो आप ये फ्लोर मैनेजमेंट कैसे हैंडल करते हैं? ये एक आपकी सब मैं सोचता हूँ कि जब भी सत्र चला है हमने कांग्रेस को निरुत्तर किया है विधानसभा में, और ये मैं नहीं है, सारा मीडिया इस बात को कहता है कि हमने उनके ही द्वारा किए हुए सवालों के प्रश्नों को खड़ा किया। जैसे उन्होंने कहा था हम 10 दिन में सारा कर्जा माफ़ कर लेंगे, हमने इसी पर घेरा कि आपने अब तक कितना कर्जा माफ़ किस किस का कर दिया, कम से कम एक सूची तो जारी कर दो जिले के अनुसार, जिससे पता लगे कि वास्तव में कर्जा माफ़ हुआ कि नहीं हुआ। इसी तरह से उन लोगों ने कहा कि जो फसल खराब है का हम जो है ना इनका बीमा कराते हैं। हमने कहा भाई आपने बीमा कब करा दिया? तो राजस्थान सरकार जो राइट टाइम पर पैसा जमा कराना वो करा नहीं पाई। राजस्थान सरकार के 1400 करोड़ रुपया जमा नहीं होने के कारण से केंद्र का जो बीमा कंपनी को पैसा मिला था वो भी राजस्थान के लोगों को नहीं मिला। तो एक तरह से इस सरकार को कई जो बजट घोषणाएं उन्होंने कर दी और बजट घोषणा के बाद उसकी पालना नहीं हुई। जैसे मेरे उदयपुर में उन्होंने बजट घोषणा की थी कि भाई आपके यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था के लिए हम 50 करोड़ रुपये देते। मैंने प्रश्न पूछा कि भाई इस 50 करोड़ में से अब तक आप कितना खर्च कर दिए? खर्च की तो बात छोड़ो, अभी तो प्लान ही कागज़ पे नहीं बनी, ये तो पिछले बजट की थी। और इस बजट में ये सवाल पूछा उनके जोधपुर में स्टेडियम के बारे में जो उन्होंने घोषणा की थी कि हम स्टेडियम में ये काम करेंगे। मैंने कहा स्टेडियम में कितना काम शुरू हो गया? तो उन्होंने कहा अभी तो वर्कआउट ही शुरू नहीं हुआ, प्लान ही नहीं बना। तो वास्तव में क्या है कि बजट की घोषणा करना अलग है, उसको ज़मीन पर उतारना अलग है। इस दृष्टि से अगर राजस्थान सबसे पिछड़ी सरकार है कि जो बजट के अंदर प्रावधान किए उन बजट का अभी तक उपयोग मुश्किल से 40% भी नहीं हुआ। बहुत महत्वपूर्ण होता है जब पार्टी विपक्ष में होती है, दूसरी सरकार जोड़ तोड़ से बनती है। कई बार सदन में इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे से सरकार बहस नहीं कर रही है, इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप ये इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं कि राजस्थान की सरकार अभी इस किन किन चीज़ों में और विफल रही है और सदन बिल्कुल नहीं चलाना चाह रही है? तो क्या है कि एक तो क्या है कि प्रॉपर जो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, क्योंकि स्वयं मुख्यमंत्री के पास ये डिपार्टमेंट है और ये कोरोना आने के पहले राजस्थान में अपराध जो है वो 47% बढ़ा। मैं सोचता हूँ कि हमने लगातार 3 साल तक अपराध के आंकड़ों में कमी की, पर ये कहते हैं कि नहीं हमने फ्री रजिस्ट्रेशन दिया। अगर फ्री रजिस्ट्रेशन दिया होता तो थानागाजी घटना चुनाव के दिनों में जिस प्रकार की उस बच्ची, शादीशुदा बच्ची के साथ उसके पति के सामने जिस प्रकार का रेप हुआ, उसकी सूचना एसपी तक जाकर के ली गई, उसको दर्ज नहीं किया। और जैसे ही चुनाव 20 तारीख को समाप्त हुआ फिर FIR दर्ज हुई। ऐसे आए दिन आप जो भी छोटी बच्चियों के साथ जो केसेस देख रहे हैं उसमें किस प्रकार से डिले हो रहा है। यहाँ तक कि कई पुलिस वालों ने भी इस सरकार से परेशान होकर आत्महत्या का काम में आपने देखा उस बिश्नोई की जिस प्रकार से CBI जांच चल रही है। ऐसे एक नहीं कितने ही पुलिस वाले थाने में ही आत्महत्या करके मरे। इसका मतलब इनके सिस्टम में कोई डिफेक्ट है। और जिसके पास गृह विभाग है, लॉ एंड ऑर्डर संभालना, उसको फुर्सत है ही नहीं। मैं हमेशा ये कहा कि कम से कम एक सहयोगी तो लगा दो जो कम से कम डे टू डे इस लॉ एंड ऑर्डर को ठीक प्रकार से देखे। और दूसरा यह है कि किसानों को जिस प्रकार से हमको सरकार को मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार से 2-3 से मदद होती है, खाद बीज समय पे चला जाए,
और उस किसान को अगर उसका फसल का नुकसान हो तो उसकी भरपाई समय पर हो जाए। केंद्र सरकार ने आपको सुविधा दे रखी है कि आप जो है बीमा कराओगे तो तुरंत किसान को पैसा मिल, पर राजस्थान के किसान को जो पैसा मिलना चाहिए वो आज दिन तक नहीं मिल पाया। बार बार पार्टी इस बार कह रही है कि जनता भी देख रही है कि इस बार आप बहुत ही अग्रेसिव मोड के साथ हैं ऑपोजिशन के तरफ। ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको ये रुख लेना पड़ा है, और ये क्या चीज़ें, जैसे आपने अभी कहा कि अपराध बहुत बढ़ रहा है, राजस्थान अपराधिस्तान बन, तो ये किस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजस्थान की सरकार इस चीज़ को नहीं ढंग से कर पा रही है जितनी ढंग से चीज़ें होनी चाहिए? अब टिड्डियों के कारण से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई करने के लिए आपके पास पर्याप्त फंड आपदा में, मैं स्वयं आपदा मंत्री था, छोड़ के आए। आप एक बार कम से कम उसे दे सकते थे। जब कभी भी अतिवृष्टि हो जाती है तो सरकार के पास पर्याप्त पैसा है, केंद्र से आएगा तब आ जाएगा, लेकिन समय पर अगर नहीं भी आया तो भी आप उसमें से किसान को दे सकते हैं। तो उसमें भी किसी प्रकार की जो है ना दुविधा नहीं। यहाँ तक कि जितनी भर्तियाँ नौजवानों के लिए निकाली हुई तो है, लेकिन सब अभी पाइपलाइन में चल रही है। कहने के लिए तो 1 लाख की भर्ती करेंगे, लेकिन वास्तव में भर्ती अभी 30-35 हज़ार की भी नहीं हुई। ये भी कौन सी हुई? जो वसुंधरा जी के सरकार के समय में जो इन प्रोसेस थी वो भर्ती हुई। इस सरकार के आने के बाद एक भी जो इन्होंने घोषणा की है उसकी भर्ती लग कर के अगर कोई काम पे लग गया हो तो बताए। तो फिर इन्होंने कहा कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे। हमने पूछा भैया बेरोजगारी भत्ता दो, कि आपने कहा कि 3500 रुपये देंगे, कितने लोगों को दिया? हमने सवाल खड़ा किया तो उन्होंने कहा हमें 1,62,000। मैंने इससे पहली सरकार कितने पे दे रही थी? उनका 85,000 को पहले दे रही थी। मैंने आपने क्या दिया? तो आप कहते तो ये कि हम हर बेरोजगार को भत्ता देंगे, लेकिन जब देने का सवाल आता है तो आप मुश्किल से 50,000 लोगों को भी बेरोजगारी भत्ता नहीं देते। चुनाव जीतने के लिए हर एक को भत्ता देंगे, इस बात की घोषणा करते हैं, हर एक का कर्जा माफ़ करेंगे, हम बिजली का बिल माफ़ करेंगे, ये करेंगे, लेकिन जब धरातल पे देखते हैं तो उसका उत्तर नहीं मिलता है। कटारिया साहब, आप पार्टी के जन्म से है इस सफलता के शिखर तक जो ये पार्टी पहुंची है, ऐसा क्या है जैसे संगठन की ये बात की गड़े चलो सुपंथ पर बड़े चलो और चलते चलते आप परम वैभव पर पहुंच जाएंगे? क्या ये एक मोटो क्या है कि ये पार्टी जब बनी है तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी के मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देकर बना। ये जो तुष्टीकरण की नीति जो नेहरू की थी, और विशेष करके जम्मू कश्मीर में जो डोगरा जी आंदोलन कर रहे थे और उस आंदोलन को जिस ढंग से क्रश किया जा रहा था, इसलिए कहा कि मैं नेहरू तेरी इस मेंटेलिटी को क्रश करके छोड़ूंगा। उन्होंने पार्टी छोड़ी, जनसंघ की स्थापना की, और जनसंघ जब 1.5 साल का बच्चा था तब उन्होंने आंदोलन किया, जेलम पार करके जेल में गए और उनकी जेल में मृत्यु हुई। तो इसका मतलब यह है कि हमारी जो पार्टी का गठन है वो देश के लिए है। हमारे सारे नेताओं के भाषण मिलते हैं देश पहला नंबर पर, पार्टी नंबर 2 पर, नेता नंबर 3 पर। इनका बिल्कुल उल्टा है, नेता नंबर 1 पर है, पार्टी नंबर 2 पर है और देश तीसरे नंबर पर है। और इसके कारण से, और दूसरा बचा कुचा कांग्रेस ने भ्रष्टाचार की भट्टी में जलाकर देश को जो ख़त्म किया, उसके कारण से कांग्रेस की, फिर कांग्रेस के नेताओं का जो स्तर है एक परिवार से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। वो योग्य है कि अयोग्य है, पर उसी खानदान में से पैदा होने वाला व्यक्ति, हमारे यहाँ एक चाय बेचने वाले का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये पार्टी का दम है। इसके कारण से हम भले ही 2 सीट रह गए थे 84 में इंदिरा गांधी की डेथ के बाद, लेकिन हमें भरोसा था कि हम पार्टी उन कार्यकर्ताओं के आधार पर खड़े लोग हैं। हम केवल कोई नेताओं के चाकर बन कर के नौकरी करने के लिए यहाँ नहीं आए, हम देश बनाने के लिए आए हैं। इसलिए हमारा जो आधार था वो देशभक्ति थी, और देशभक्ति के आधार के कारण से ये सौभाग्य समझो कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद हमारे वो सारे सपने आज साकार हो रहे हैं। आपने देखा, और राम मंदिर के बारे में हमने कितने साल तक और आंदोलन किया, अब राम मंदिर बन गया। 370 को समाप्त करने के लिए हम जब से जनसंघ की स्थापना हुई तब से नारे लगा रहे थे। आपने देखा होगा ये जो नागरिक संशोधन कानून, जिसके कारण से इन पड़ोसी जो अपने मुल्क हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, जो सताए हुए लोग अपने बाल बच्चों को लेकर यहाँ आकर पड़े हैं, वो एक अच्छी ज़िंदगी जिए, इसके लिए कानून में अमेंडमेंट किया। तो हर कदम के ट्रिपल तलाक का लेकर के हम लोगों ने किया। तो मतलब हम देश के लिए जीते हैं। आज मैं सोचता हूँ कि इस कांग्रेस की दुर्गति का जो सबसे बड़ा कारण, कभी ये भी देश की आज़ादी के लिए जंग लड़े थे, लेकिन धीरे धीरे गिरावट आते आते ये व्यक्तिवादी होकर के खड़े हो गए उसके कारण से, और हम आज भी
संगठन से भी पहले देश को मानते हैं और देश का प्रधानमंत्री आज भी आत्मनिर्भर भारत को खड़ा करता है। कोरोना के इस संकट के समय में भी देश को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरीके से बढ़ रहा है, निश्चित रूप से हमारा सपनों का भारत बनेगा, ये हमको विश्वास है। जनता री बात जन संवाद में गुलाब जी ने आज हमसे खुलकर सारी बात रखी, हर विषय पे अपनी राय रखी। धन्यवाद कटारिया साहब, आपने हमें समय दिया और जनता के सवालों का जवाब दिया। धन्यवाद आपका। जनता री बात जन संवाद से मैं सुरभि मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।